कई महीनों से कृषि कानूनों और किसानों के नाम पर आंदोलन कम सियासत ज्यादा कर रहे राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर समर्थकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा झटका दिया है। झटका ऐसा कि कम से कम राकेश टिकैत को ये सोचने पर फिर मजबूर होना होगा कि सियासत उसके बस की बात नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी विरोध का एजेंडा चला रहे टिकैत ब्रदर्स यानी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी ने अपना जलवा दिखाया है और मजिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली। मुजफ्फरनगर की सीट इसलिए भी मायने रखती है कि यहाँ के नतीजे मुस्लिम परस्त सियासत करने वाले ओवैसी एंड कंपनी के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मुस्लिम जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के लिए बैसाखी बन गए। एक दो नहीं बल्कि 10 मुस्लिम सदस्यों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर पलड़ा इतना भारी कर दिया कि विपक्ष के पैर उखड़ गए और उन्होंने मतदान स्थल ही छोड़ दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है? मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी का धुर विरोधी माना जाता है। मुस्लिम मतदाता वहां वोट करता है जहां बीजेपी प्रत्याशी को हराया जा सके, लेकिन मुजफ्फरनगर में इसका बिल्कुल उलट हो गया, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मुस्लिम जिला पंचायत सदस्यों का वोट ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए संजीवनी बन गया। 43 जिला पंचायत सीटों में 13 सीट जीतने वाली बीजेपी के पक्ष में 30 सदस्यों ने मतदान किया, जिनमें से 10 सदस्य मुस्लिम हैं। बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी वीरपाल निर्वाण के पक्ष में हुसैनो, शौकीन, रेहान अली, सबा, फरहाना, शाहनवाज, सादिका, जरीन, जूली जाटव और सुरेशना ने मतदान किया। बता दें कि जूली जाटव और सुरेशना वैसे तो हिंदू हैं, लेकिन दोनों ने शादी मुस्लिम युवकों से की है और उनका वोट भी विपक्ष का कट्टर वोट माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान उस समय धर्म संकट में फंस गए थे जब विपक्ष ने उनके भाई सत्येंद्र बालियान को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। संजीव बालियान के सामने इस समय कड़ी चुनौती थी कि वह अपने भाई का साथ निभाएं या फिर उस पार्टी का जिसके बल पर वे आज केंद्रीय राज्य मंत्री बने हुए हैं। बीजेपी में संजीव बालियान को लेकर अंदर खाने विरोध के स्वर उठने लगे थे। विरोधी स्वरों पर उस समय विराम लग गया जब संजीव बालियान ने विपक्ष के ऐसे वोट भी बीजेपी के खेमे में लाकर डाल दिए जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई सत्येंद्र बालियान को प्रत्याशी घोषित कर दांव तो खेला, लेकिन वे बीजेपी की गुगली के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। बीजेपी ने विपक्ष के प्रत्याशियों को अपने पक्ष में लामबंद कर उसकी कमर तोड़ दी। बीजेपी ने वार्ड 43 के जिला पंचायत सदस्य जरीन के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए तो विपक्ष उसके समर्थन में खड़ा हुआ, लेकिन बीजेपी की रणनीति के चलते जरीन बानो ने अपना प्रमाण पत्र संजीव बालियान को सौंप दिया और यहाँ भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राकेश टिकैत के गृह जनपद मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन जीवियों को अब घर चले जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी के ताबड़तोड़ समन से बचते भाग रहे अनिल देशमुख दिल्ली आ गए। ईडी के 2 समन के बाद हाजिर नहीं होने पर अनिल देशमुख को तीसरा समन जारी किया गया है। इसके साथ ही उनके बेटे को भी ईडी ने समन जारी किया है। अनिल देशमुख को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वे ईडी के सामने पेश हुए तो उनकी गिरफ्तारी तय है। 100 करोड़ की वसूली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल देशमुख ने दिल्ली आने से पहले ये तक कह डाला कि उनके खिलाफ सीबीआई की पूरी जांच गैर कानूनी है। मजेदार बात यह है कि सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कर रही है। मतलब ये कि अनिल देशमुख एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश को ही चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जब इस तर्क से देशमुख का काम नहीं चला तो कहने लगे कि कसाब ने भी न्यायिक प्रक्रिया की पूरी मौज ली थी, इसलिए उनको भी हक है कि उन्हें भी मौज मजे करने दिए जाएं। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के कथित आरोप में उनके खिलाफ चल रही सीबीआई की जांच गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मुंबई आतंकी हमले के दोषी आतंकी आमिर अजमल कसाब को भी कानून के शासन का लाभ मिला था। देशमुख की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की शुरुआत अप्रैल में हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुई, लेकिन सीबीआई ने एनसीपी नेता को अभियोजित करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली, जबकि उस समय वह लोक सेवक थे। देसाई ने कहा कि मंजूरी के बिना देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की जांच गैर कानूनी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप कानूनी जरूरतों की अनदेखी कर सकते हैं?
राज्य सरकार से मंजूरी के लिए संपर्क किया जाना चाहिए था। इस प्रकार पूरी जांच गैर जरूरी है। हाईकोर्ट के जज एस शिंदे और जज NM जामदार की पीठ के सामने की जाने वाली पूछताछ में देसाई ने कहा कि आप भावनाओं को किनारे कर सकते हैं, लेकिन हम प्रक्रिया और कानून के राज की अनदेखी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कसाब जैसे व्यक्ति को भी इस देश में कानून के राज का लाभ मिला। इस देश में हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिलता है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद CBI ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। देशमुख ने इसी FIR को कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अप्रैल में चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ ने CBI को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद देशमुख ने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। ये जांच एडवोकेट जयश्री पाटिल द्वारा मालाबार हिल पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर की जा रही है। उन्होंने अपनी शिकायत में देशमुख और परमबीर सिंह के खिलाफ जांच की मांग की थी। पाटिल ने शिकायत के साथ IPS अधिकारी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर की कॉपी अटैच की थी। लेटर में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पर आरोप लगाए गए थे कि इसके बाद CBI ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले में FIR दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की वकालत करते रहे हैं। शरद पवार भी कुछ दिनों पहले तक यही कहा करते थे, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि वे ये कहने लगे कि इन कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर किसानों का विरोध है, जिसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। शरद पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस और शिवसेना की सियासत खराब होने लगी, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने महाअघाड़ी गठबंधन से पूछ डाला कि आपका इरादा क्या है। असल में पवार का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि जल्द ही यूपी और पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं और किसानों के आंदोलन का खेल पंजाब और पश्चिमी यूपी में ही ज्यादा हुआ है। बाकी देश के किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है कि पवार का ये बयान कांग्रेस के लिए खासी दिक्कत वाला है, जो किसान नेताओं की पीठ पर सवार होकर चुनाव जीतना चाहती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पवार के इस बयान का स्वागत करते हुए उन्हें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए धन्यवाद भी दिया। केंद्र सरकार हमेशा से कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए तैयार थी, पर कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठन और उनका समर्थन कर रहे राजनीतिक दल इन पर किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को नकारते आए। विपक्षी दलों और संगठनों के अनुसार किसान आंदोलन को रोकने का एकमात्र रास्ता है कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कृषि संबंधित कानूनों पर बातचीत न करके उन्हें रद्द करने की मांग ऐसी है जो न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के बल्कि लोकतंत्र की परंपरा के भी विरुद्ध है। बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने की परंपरा भारतीय लोकतंत्र का आधार रही है। बिना बातचीत के किसी भी विषय पर अड़ जाना लोकतांत्रिक राजनीति में लगभग असंभव है। किसान संगठन या उनके समर्थक विपक्षी दलों ने कभी ये भी बताने की जहमत नहीं उठाई कि उन्हें इन कानूनों के किन हिस्सों का या धाराओं से शिकायत है और क्यों है। इसके उलट इन कानूनों के प्रति उनका विरोध पूर्वानुमानों और अफवाहों पर आधारित रहा है। कानून संबंधित विमर्शों में कभी उद्योगपतियों द्वारा किसानों की जमीन हथियाने की बात कही, तो कभी सरकार द्वारा भविष्य में MSP को हटा देने के काल्पनिक आशंकाओं की। कभी ये कहा गया कि सरकार की नीतियां उद्योगपति तय कर रहे हैं, तो कभी ये कहा गया कि सरकार देश बेच रही है। मतलब आधारहीन बातों और बयानों का एक ऐसा चक्र जिसके शोर में तर्क वगैरह के लिए स्थान नहीं बचता। ये ऐसी बातें हैं जो आम भारतीयों के मन में भी किसान संगठनों और उनके समर्थक राजनीतिक दलों की मंशा को लेकर शक पैदा करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि शरद पवार के अचानक ऐसे दिए गए बयान के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अपने मित्र राजनीतिक दलों की तरह पवार भी अभी तक कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किए जाने के पक्षधर थे। चूंकि वे 10 वर्षों तक केंद्र सरकार के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र में उन्हें किसानों का नेता भी माना जाता है, इसलिए उनका अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित करता है। किसान आंदोलन और लगातार हो रहे विरोध के बीच महत्वपूर्ण बात ये रही कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में किसानों के उत्पाद खरीदने की प्रक्रिया को सरकार ने और सरल कर दिया। किसानों के उत्पाद का मूल्य बिना किसी बिचौलिए के उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म के सहारे हो गया। साथ ही इस वर्ष
कुछ उत्पादों का मूल्य न केवल पहले की अपेक्षा अधिक मिला, बल्कि उत्पादों की रिकॉर्ड खरीद भी हुई। ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयास और उनसे होने वाले संभावित बदलाव की क्या अनुभवी शरद पवार बाकी राजनेताओं से पहले पहचान कर रहे हैं? देखा जाए तो चल रहे किसान आंदोलन को देश के बाकी राज्यों के किसानों का समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है और शायद शरद पवार इस बात का प्रभाव समझ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले करीब 4 महीनों से हलचल देखी जा रही थी, जिससे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई मुलाकात ने हलचल और तेज कर दी है। शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से नजदीकियों के अनुमान लग ही रहे थे कि पवार ने ये बयान दे दिया। इससे लग रहे कयासों में एक और कयास जुड़ गया कि कहीं पवार खुद ठाकरे का कोई खेल तो बिगाड़ना नहीं चाहते। उधर एनसीपी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हाल के दिनों में तेज होती दिखाई दी है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ साथ अजित पवार पर भी प्रवर्तन निदेशालय सख्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि पवार के बयान के पीछे इन घटनाओं की भूमिका भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार के मॉनसून सत्र पर बीजेपी के गहरे बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इस बीच संजय राउत चुपके बीजेपी नेता आशीष शेलार से मिलने के लिए पहुंच गए और जब बात सबको पता चली तो कई तरह के बहाने बनाने लगे। भारत की सियासत और पाकिस्तान की सियासत की तुलना करने लगे। बीजेपी भी इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रही है, लेकिन सियासत में शिष्टाचार मुलाकात में भी बड़ा खेल होता है, ये बात तो सभी को पता है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले संजय राउत और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार के बीच हुई मुलाकात से सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि राउत ने इसे महज सामान्य मुलाकात करार दिया, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में आशीष शेलार से मिला था। महाराष्ट्र की राजनीति भारत और पाकिस्तान की तरह नहीं है। राजनीतिक मतभेद के बावजूद आपसी स्नेह और शिष्टाचार बना रहता है। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं वे विधानसभा सत्र से पहले अफवाह फैला रहे हैं। इसके साथ ही राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। मुंबई के नरीमन पॉइंट में शनिवार को इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राउत और शेलार को दोस्त करार देते हुए इसे महज सामान्य और अनौपचारिक मुलाकात करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की तरफ से शिवसेना के साथ हाथ मिलाने की पेशकश की जा रही है। शिवसेना और बीजेपी के नेता के बीच मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी हुई है। पिछले महीने पीएम मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना ने बीजेपी के प्रति रवैया नरम किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय भी गठबंधन सरकार के नेताओं के खिलाफ लगातार जांच कर रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत और फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के घर पर भी छापेमारी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गिनती के कुछ टटपुंजिए टाइप नेताओं के साथ मीटिंग कर अपनी फजीहत करवा चुके शरद पवार ने अपनी रणनीति बदली है। अब वे पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनने का सपना देखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि मेंढक की तरह इधर उधर कूद मचाने वाले विपक्षी पार्टियों को एक साथ नहीं किया जा सकता, और अगर जैसे तैसे कर भी लिया जाए तो उसमें मोदी के खिलाफ मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते शरद पवार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा चुके हैं। राजनीति की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि दोनों की ये मुलाकात बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के विचार को फिर से बल देना था। हालांकि बीते एक महीने में हुए घटनाक्रम से ये अटकलें भी लग रही हैं कि शरद पवार खुद को 2022 में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग पार्टियों में अपनी पैठ और अच्छे व्यवहार के चलते पवार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी पेश कर सकते हैं। जब पिछले महीने पीके और शरद पवार की बैठक हुई थी, तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी विरोधी नेताओं के और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया जा सकेगा।
हालांकि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार की दिल्ली स्थित आवास पर बुलाई गई राष्ट्रमंच की बैठक से कई विपक्षी पार्टियां गायब रहीं। इनमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस का था, जिसके बाद खुद शरद पवार ने भी कार्यक्रम से दूरी बना ली थी और कहा था कि वे बैठक के आयोजक नहीं थे। मंच की विपक्ष को एकजुट रखने की इस असफलता के बाद प्रशांत किशोर ने खुद कहा था कि सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा कोई विकल्प नहीं है। पीके ने कहा था कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को मजबूती से चुनौती दे पाएगा। उन्होंने इस मॉडल को पुराना और आजमाया हुआ बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य दर राज्य क्या काम करेगा और क्या नहीं, हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा एक विकल्प नहीं है। केंद्र को चुनौती देने को लेकर प्रशांत किशोर की बात ने ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों की तीसरे मोर्चे की अटकलों पर विराम लगा दिया। ऐसे में शरद पवार से पीके के मिलने के नए सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों के बीच बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार पेश करने पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि इस पद के लिए शरद पवार खुद एक उपयुक्त नेता माने जा रहे हैं। 80 साल के शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने बीते कुछ सालों में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ अलग अलग राजनीतिक धड़ों में भी शानदार संबंध बनाए हैं। ऐसे में शरद पवार का राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने का फैसला विपक्ष को एकजुट करने वाला भी साबित हो सकता है। इससे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने का अनुमान भी है। राष्ट्रपति चुनावों के लिए बीजेपी के वोटों की तालिका नीचे आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव इस बार मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं और विपक्ष को रोकने के मौके के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।